Hello everyone, good morning to all. I am Pooja and today we discuss 30th जून करंट अफेयर्स। तो 30th जून के करंट अफेयर्स में सबसे पहले बात करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट डे। तो 30th ऑफ जून को सेलिब्रेट कर रहे हैं एस्ट्रॉइड डे। एस्ट्रॉइड फाउंडेशन के द्वारा ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इन्होंने कहा है कि 30th ऑफ जून और 1 जुलाई मतलब 2 दिन इस दिन को सेलिब्रेट किया जाएगा और होस्ट सिटी होगी लग्जमबर्ग। कहाँ पर सेलिब्रेशन होगा? लग्जमबर्ग में होगा। द प्रोग्राम विल फोकस ऑन एजुकेशन ऑन एस्ट्रॉइड एंड स्पेस हाईलाइट्स टू द इम्पोर्टेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ स्पेस डाउन टू अर्थ। तो अगर सिंगल बोला जाए कि थीम क्या है तो डाउन टू अर्थ ही अभी तक शो कर रही है थीम। अगर कुछ अपडेट होता है तो हम वीकली सीए में उसको अपडेट कर लेंगे। सो इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे 30th ऑफ जून को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके तो आज हमें कुछ रिपोर्ट्स के ऊपर डिस्कशन करना है, वो हम देखेंगे। इसके बाद आज मैं आपको वाटरमेलन स्नो के बारे में, स्नोफॉल के बारे में बताऊंगी कि वो क्या होता है और कहाँ पर ये घटना होती है। तो आपको डेली के सीए में एक ना एक तो एनवायरनमेंट का कोई नया टॉपिक सीखने को या कोई नया फिनोमेना जानने को मिल ही जाता है। वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आज की क्लास का पीडीएफ आपको लेना हो तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम से आपको करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिल जाएगा। ओके सो स्टार्ट करते हैं आज का हम सेशन। फर्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब। पंजाब के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब बन गए हैं अनुराग वर्मा, एक आईएएस ऑफिसर है और इन्होंने वी के जंजुआ को रिप्लेस किया है। इनका टेन्योर 30th ऑफ जून को ख़त्म हो गया था और उसके बाद 1 जुलाई से अनुराग वर्मा जो कि एक आईएएस ऑफिसर हैं, ये पंजाब राज्य के चीफ सेक्रेटरी मतलब मुख्य सचिव के रूप में काम करेंगे। ओके नेक्स्ट पर्सन न्यूज़ में है पूर्णदास बाउल या फिर पीडी बाउल। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाउल सॉन्ग जो है वो बंगाल का एक फोक सॉन्ग है और इसके जो गायक हैं वो पीडी बाउल हैं। इनको एक सम्मान दिया जा रहा है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। सो पंडित पीडी बाउल अवॉर्डेड फर्स्ट कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो पहला कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? पंडित पीडी बाउल को दिया है। हुआ क्या है, अभी 2 दिन का कोलकाता में 2 दिन का इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। इसको इनॉग्रेट किया था गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल डॉक्टर सीवी आनंदा बोस ने और उन्होंने ही ये अवार्ड पद्मश्री बाउल सम्राट पंडित पूर्णदास बाउल को दिया है लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में, क्योंकि इन्होंने बंगाल का जो आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशन है, बाउल म्यूज़िक है, उसको वर्ल्ड स्टेज में परफॉर्म किया है और दुनिया के सामने रिप्रेजेंट किया है। अब जो पूर्णदास हैं इन्हें बाउल सम्राट या फिर किंग ऑफ बाउल म्यूज़िक कहा जाता है और ये टाइटल इन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया था 1967 में, जो हमारी कंट्री के पहले राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट भी थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। ओके चलिए अगले पर्सन हम बात कर लेते हैं। यूएन चीफ अपॉइंटेड जू हाउलियांग ऑफ चाइना एज अ डिप्टी हेड ऑफ यूएनडीपी। यूएनडीपी क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, जो कि यूनाइटेड नेशन का ही एक पार्ट है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का मकसद क्या है? इसका मकसद है कि जो 170 कंट्रीज़ और उनकी टेरिटरीज़ हैं वहाँ पर पॉवर्टी मतलब गरीबी को ख़त्म करना है और जो इनइक्वलिटी है, जो जेंडर गैप डिफरेंस है, उसको रिड्यूस करना इसका मकसद होता है। यूएनडीपी का जो फोकस एरिया है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज पे भी काफ़ी कुछ काम यूएनडीपी कर रहा है। तो इसी यूएनडीपी के डिप्टी हेड बनाए गए हैं जू हाउलियांग को, ठीक है, जो कि चाइना से बिलोंग करते हैं और ये अनाउंसमेंट यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटिनो गुटरेस के द्वारा किया गया है। इन्होंने रिप्लेस किया है, इन्होंने सक्सीड किसे किया है? उषा राव मोनारी फ्रॉम इंडिया। ठीक है नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम।
अब रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा, अगर कल आप लोग ने टीवी चलाई होगी थोड़ी देर के लिए भी, तो आपको एक न्यूज़ देखने को मिली होगी कि औरंगजेब लैंड का नाम चेंज करके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लैंड कर दिया गया है। हालांकि ये घोषणा या अनाउंसमेंट 2015 में हुई थी, लेकिन अभी ऑन पेपर या पूरा बोर्ड वोर्ड चेंज करके पूरी प्लानिंग के साथ इसको चेंज नहीं किया गया था, फाइनली इसको चेंज कर दिया गया है। तो दिल्ली औरंगजेब लैंड टू बी रीनेम आफ्टर एक्स प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम। ये घोषणा न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के द्वारा की गई है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहली बार इसको 2015 में इसका नाम रीनेम किया गया था अंडर द सेक्शन 231 न्यू दिल्ली म्युनिसिपल एक्ट 1994। आवाज़ थोड़ी सी स्लो हो सकती है क्योंकि माउथ में काफ़ी अल्सर हुआ है, तो बोलने में थोड़ा दिक्कत है, तो आप थोड़ा देख लेंगे, अपना वॉल्यूम बढ़ा लेंगे तो आपको आवाज़ प्रॉपर आएगी। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के बारे में। इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है, एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, वो मैं बताती हूँ। क्वेश्चन केवल इतना सा आया था कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को पब्लिश करता है। नाम से समझ में आ रहा है, एनर्जी ट्रांजिशन मतलब हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से अगर हम देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम बात कर रहे हैं, हम विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी की बात करते हैं, हम कार्बन एमिशन को ज़ीरो करने की बात करते हैं, और हमारी जो कंट्रीज़ हैं वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ कैसे चल रही हैं, वो किस तरीके से एनर्जी सिक्योरिटी के काम कर रही हैं, किस तरीके से प्लांट ओपन हो रहे हैं या किस तरीके से पॉलिसी बनाई जा रही हैं। तो ऐसे ही कई सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इस रिपोर्ट में बोला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में केवल और केवल इंडिया और सिंगापुर ही केवल दो ऐसी मेजर इकोनॉमी हैं जिन्होंने एक्चुअल ट्रांजिशन शो किया है और अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव किया है। अगर आप देखेंगे 2021 में भारत की रैंकिंग एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 87 नंबर पे थी, लेकिन अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें देखेंगे 67 नंबर पे भारत है। तो आप देख सकते हैं कि भारत ने एनर्जी सेक्टर को ट्रांजिशन करने में कितना महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन किया है। तो इंडिया जंप 20 प्लेसेस टू द 67th पोजीशन अमंग 120 कंट्री इन द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। टॉप पर कौन है, तो टॉप पर है स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड एंड स्विट्जरलैंड। ओके, नेक्स्ट रिपोर्ट बात करते हैं हम यहाँ पे, जो कि बताई है नितिन गडकरी ने, और नितिन गडकरी जो है वो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड को संभालते हैं, ट्रांसपोर्ट को संभालते हैं। इन्होंने कहा है कि इंडिया ने बीट कर दिया है चाइना को इन द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क। मतलब भारत जो है वो सेकेंड नंबर पे आ गया है रोड नेटवर्क के मामले पे, फर्स्ट नंबर पे USA है और भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। इंडिया सेकेंड नंबर पे आ गया है रोड नेटवर्क के मामले में, ऐसा नितिन गडकरी ने कहा है। इन्होंने कहा है कि पिछले 9 ईयर्स में, लास्ट 9 ईयर्स में इंडिया में जो रोड नेटवर्क है वो 59% इंक्रीज़ हुआ है, इसकी ग्रोथ हुई है। तो पिछले 9 साल में भारत का जो रोड नेटवर्क है वो 59% से इंक्रीज़ हुआ है, ऐसा नितिन गडकरी का कहना है। पूरी रिपोर्ट हम देखते हैं क्या क्या बातें इन्होंने कह डाली। सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड इंडिया, USA के बाद भारत ही है सेकेंड नंबर पे जिसके पास इतना बड़ा रोड नेटवर्क है। इस रिपोर्ट में हमें बताया गया कि 2013-14 में जो हमारे टोटल लेंथ थी नेशनल हाईवे की वो 91,287 किलोमीटर थी, लेकिन पिछले 9 सालों में 59% इंक्रीमेंट हुआ है हमारे नेशनल हाईवेज़ में। और अब हमारी कंट्री के जो नेशनल हाईवे हैं उनकी टोटल लेंथ 1,45,240 किलोमीटर्स की हो गई है। वहीं अगर हम अपनी एक्सप्रेस वे की टोटल लेंथ को देखते हैं तो 4,219 किलोमीटर हमारी एक्सप्रेस वे की लेंथ है। नितिन गडकरी ने ये भी बोला, जब से हमने फास्टैग की शुरुआत की, आप लोगों ने देखा होगा अब आपको टोल प्लाजा पे फास्टैग फैसिलिटी देखने को मिलती है टोल कलेक्शन करने के लिए। तो जब से हमने फास्टैग फैसिलिटी को शुरू किया हमारा टोल रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हुआ है, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। 2013-14 में हमारा जो टोल रेवेन्यू था वो 4,770 करोड़ रुपीज़ था। वहीं 2022-23 में हमारा जो टोल रेवेन्यू है वो 41,000 करोड़ रुपीज़ हुआ है।
और जो टोल प्लाजा पे वेटिंग टाइम है वो भी रिड्यूस हुआ है, क्योंकि टोल जो फास्ट ट्रैक है उससे बहुत जल्दी गाड़ियाँ मूव कर जाती हैं, राइट। नेक्स्ट है, फॉर द फर्स्ट टाइम हमारी कंट्री में हमारे जो मिनिस्टर ऑफ माइन हैं ये दिख रहे हैं प्रहलाद जोशी, ठीक है। इन्होंने एक लिस्ट अनवील की है क्रिटिकल मिनरल फॉर इंडिया। सो यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी अनवील लिस्ट ऑफ क्रिटिकल मिनरल फॉर इंडिया। क्रिटिकल मिनरल का क्या मतलब है? ये मतलब नहीं है कि इनकी क्वांटिटी बहुत कम है। क्रिटिकल मिनरल का वो मतलब है जिनकी ज़रूरत भारत को बहुत अधिक मात्रा में है। डिफेंस सेक्टर में, एग्रीकल्चर, एनर्जी, फार्मास्यूटिकल एंड टेलीकॉम सेक्टर में हमें जिन मिनरल्स की ज़रूरत है जो हमारे लिए बहुत एसेंशियल्स हैं, वैसे 30 मिनरल की एक लिस्ट इशू की है प्रहलाद जोशी ने फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। इस तरीके की रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है और बोला गया है ये जो क्रिटिकल मिनरल है इनकी मदद से हम अपने जो नेट कार्बन एमिशन हमें ज़ीरो करना है उसके टारगेट को भी हम अचीव कर सकते हैं और अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी हम अचीव कर सकते हैं। ये बात इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कही है। वो 30 मिनरल की लिस्ट क्या है तो आप नीचे देख सकते हैं। कुछ मिनरल्स मैं पढ़ देती हूँ आप लोगों के लिए। एंटीमनी, बेरिलियम, विस्मथ, कोबाल्ट, लिथियम अभी जम्मू एंड कश्मीर में मिला था। फिर है इंडियम, हैफनियम, ग्रेफाइट, वेरी इंपॉर्टेंट है ग्रेफाइट, जर्मेनियम, गैलियम, कॉपर, टंगस्टन, सिलिकॉन, टिन, टाइटेनियम, कैडमियम एटसेट्रा। तो इस तरीके से 30 क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट पब्लिश की है प्रहलाद जोशी ने। नेक्स्ट है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली हमें बताया है कि वो थर्ड एडिशन ऑफ लूनर मिशन, मतलब तीसरा हम अब बोल सकते हैं कि चंद्रयान 3 को लॉन्च करेंगे जुलाई 13 में 2:30 पर दोपहर के 2:30 बजे सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। हालांकि इसरो ऐसा कुछ दावा नहीं करता कि वो 13 जुलाई को ही लॉन्च करेगा, मतलब 13 जुलाई को वो लॉन्च कर सकता है। बेसिकली इस तरीके की लॉन्चिंग के लिए वेदर, अब क्योंकि बारिश का समय है, कैसा रेनफॉल हो रहा है, कैसा विंड चल रहा है, क्या हो रहा है नहीं पता, तो इसलिए पूरे एक विंडो डिसाइड की जाती है कि 12 जुलाई से 19 जुलाई की विंडो में हम चंद्रयान 3 को लॉन्च करेंगे। और उनमें से एक बीच की डेट यहाँ पे उठा ली है कि 13 जुलाई को हम चंद्रयान 3 को लॉन्च करने वाले हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। और इस चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा LVM-3 की मदद से। LVM लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3 है, जिसको प्रीवियसली हम GSLV मार्क 3 के नाम से जानते थे। जैसे हमारा पहला चंद्रयान था, जो फर्स्ट हमारा लूनर मिशन था, वो हमने 2008 में भेजा था और एक ऑर्बिटल मिशन था जो कि चंद्रमा के ऑर्बिट में, मून की ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा था और उसने कई सारी पिक्चर्स खींच के हमें भेजी, हमें बताया कि मून पे वाटर है, ये सारी जानकारी दी। जो चंद्रयान 2 था वो थोड़ा सा एडवांस था। चंद्रयान 2 को हमने 2019 में लॉन्च किया था। तो इसमें दो चीज़ें थी, एक ऑर्बिटल मिशन भी था, मतलब एक सैटेलाइट जो ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, इसके अलावा लैंडर और रोवर भी थे। तो हमारा जो लैंडर था वो क्रैश कर गया कुछ सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण और वो मून की सरफेस पे लैंड नहीं कर पाया। तो हम जो चंद्रयान 3 भेज रहे हैं वो ऑर्बिटल मिशन नहीं है, क्योंकि हमारा जो पुराना ऑर्बिटल है वो ऑलरेडी ऑर्बिट में घूम रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली लैंडर और रोवर को ही लॉन्च किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे PM प्रणाम। आप लोगों को मैंने यूनियन बजट पढ़ाया था 2023-4 का, जो कि निर्मला सीतारमन ने पेश किया था और उसमें कुछ स्कीम्स के बारे में चर्चा की गई थी, जिसमें था एक PM प्रणाम स्कीम। तो फाइनली कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है इस नई स्कीम को। अब क्या है ये PM प्रणाम स्कीम, तो पहले मैं शॉर्ट में बताती हूँ, फिर जो लिखा है वो भी पढ़ के सुनाऊंगी। बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि उसका जो सब्सिडी के ऊपर बर्डन है वो कम हो जाए। सब्सिडी क्या होती है, जैसे कि कोई चीज़ सरकार अधिक दामों में खरीदती है और फिर किसानों को वो कम दामों पे बेच देती है, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो एज अ सब्सिडी ही बोली जाती है। जैसे LPG गैस सिलेंडर पे सब्सिडी होती है, फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी होती है, तो सब्सिडी बर्डन गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि उसका सब्सिडी बर्डन जो है वो रिड्यूस हो। कहाँ पर? फर्टिलाइज़र में। जो यूरिया फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं फार्मर्स, उसमें वो सब्सिडी को रिड्यूस करना चाहती। तो इसलिए इसने क्या कहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कहा है कि आप किसानों को अवेयरनेस दिलाएं
कि वो नैनो यूरिया या फिर दूसरे जो यूरिया मोड्स हैं उनको यूज़ करें एज कंपैरिजन जो कन्वेंशनल यूरिया को वो यूज़ करते हैं। इससे एक तो फर्टिलिटी भी इम्प्रूव होगी, सॉइल की फर्टिलिटी इम्प्रूव होगी और जो सब्सिडी बर्डन है वो भी रिड्यूस होगा। ये इसका मकसद है। ये जो पीएम प्रणाम स्कीम है ना, इसके लिए कोई अलग से बजट नहीं आया है। बेसिकली जब स्टेट गवर्नमेंट ऐसी कोशिश करेगी और किसानों को नए फर्टिलाइजर्स के बारे में और बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में बताएगी, तो ऑटोमेटिकली जब वो इन फर्टिलाइजर्स को यूज़ करेंगे तो सब्सिडी बर्डन कम होगा और जितना कम होगा उतना ही ग्रांट यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा। इस तरीके से मतलब अलग से कोई बजट यहाँ पर आया नहीं है। पूरी बात हम करते हैं। द सेंटर हैज़ अप्रूव्ड अ न्यू स्कीम पीएम प्रणाम to incentivize state to promote alternative fertilizer and reduce the use of chemical fertilizer। तो chemical fertilizer का उपयोग कम करना है और दूसरे alternative fertilizer जैसे कि नैनो उनको प्रमोट करना है। It also decided to continue the current urea subsidy scheme for the 3 years। इसमें यह भी डिसाइड किया गया कैबिनेट की मीटिंग में कि अभी 3 साल और कंटिन्यू की जाएगी यूरिया सब्सिडी स्कीम को मार्च 2025 तक, जिसके लिए 3.68 लाख करोड़ रुपीस अलॉट किए गए हैं। पीएम प्रणाम का पूरा नाम क्या है? तो पीएम प्रणाम स्टैंड फॉर पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड amelioration of mother earth। The scheme aimed to reduce the use of chemical fertilizer by incentivizing state। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी बोला गया है इसमें कि जो यूरिया सब्सिडी है वो तो 3 साल के लिए कंटिन्यू रहेगी जैसा कि कहा है। इसके अलावा 8 नैनो यूरिया प्लांट लगाए जाएंगे हमारी कंट्री में 2025-26 तक, जिनकी कैपेसिटी 44 करोड़ बॉटल्स तैयार करना होगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे सल्फर कोटेड यूरिया, जिसको यूरिया गोल्ड कहा गया है, कैबिनेट ने इसे भी इंट्रोड्यूस किया है। अभी सल्फर कोटेड यूरिया क्या है अभी हम इसे समझते हैं। ठीक है, इसमें बताया गया है सपोज स्टेट जो है वो 10 लाख टन यहाँ पे कन्वेंशनल फर्टिलाइज़र को यूज़ करता है। उसने अपने राज्य में प्रमोट किया, फार्मर्स को बताया कि केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ मत करो, दूसरे फर्टिलाइज़र को यूज़ करो, और कई सारे किसान मान भी गए। और मान लेते हैं कि इनका जो रिड्यूस हुआ है कंजप्शन वो 3 लाख टन का कंजप्शन जो है वो रिड्यूस हुआ है, जिससे सब्सिडी को सेव कर सकते हैं। अब 3000 करोड़ रुपए की सब्सिडी को आपने सेव किया, तो इस 3000 करोड़ रुपए का 50% मतलब 1500 करोड़ रुपीस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो सब्सिडी में बचा है वो किसको देगी? वो स्टेट गवर्नमेंट को देगी, जिससे स्टेट गवर्नमेंट अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर को प्रमोट कर सके और दूसरे डेवलपमेंट वर्क कर सके। तो इससे ले दे के तो स्टेट को ही फायदा है। ठीक है, अगर हम फीचर्स के बारे में बात करें इस स्कीम के, द स्कीम विल नॉट हैव अ सेपरेट बजट, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है। इट विल बी फाइनेंस्ड बाय द सेविंग ऑफ एग्जिस्टिंग फर्टिलाइजर सब्सिडी अंडर द स्कीम रन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर। 50% ऑफ द सब्सिडी सेविंग विल बी पास्ड ऑन द स्टेट दैट सेव द मनी एज अ ग्रांट। ओके, नेक्स्ट है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा ये सारी घोषणाएं की गई हैं, जिसको चेयर कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर मोदी, और इसमें 3.68 लाख करोड़ मतलब 3.68 लाख करोड़ रुपीस का बजट रखा गया था, जिससे 3 साल तक लगातार और जो अभी यूरिया सब्सिडी चल रही है उसको 2025 तक कंटिन्यू किया जा सके। यहाँ पर जो कैबिनेट कमेटी इकोनॉमिक फोरम की थी उसने इंट्रोड्यूस किया है सल्फर कोटेड यूरिया, जिसको हमने क्या कहा है? गोल्ड यूरिया कहा है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि गोल्ड यूरिया क्या है? नाइट्रोजन कोटेड यूरिया, फॉस्फोरस कोटेड यूरिया या फिर सल्फर कोटेड यूरिया? तो आपको पता होना चाहिए कि सल्फर कोटेड यूरिया को यूरिया गोल्ड कहा है। पहली बार यहाँ पर कमेटी में डिस्कशन किया गया कि हमारी जो इंडियन सॉइल है ना उसमें सल्फर की डिफिशियंसी है, इसलिए हमें सल्फर कोटेड यूरिया को यूज़ करना चाहिए, जिससे सल्फर की जो डिफिशियंसी है, सॉइल में कमी है, उसको पूरा किया जा सके। ठीक है, For instance, the nitrogen absorption in the conventional urea is 30%। तो जो हमारा नॉर्मल केमिकल यूरिया हम यूज़ करते हैं उसमें नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो 30% है। वहीं जो नीम कोटेड यूरिया है उसकी कैपेसिटी 50% है, और जो हम नैनो यूरिया की बात करते हैं उसकी कैपेसिटी 80% है, और ये जो सल्फर कोटेड यूरिया है इसमें 78% की कैपेसिटी है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने एक और घोषणा की है, और हम बात करने वाले हैं इंक्रीज द FRP मतलब फेयर एंड
रिम्यूनरेटिव प्राइस। अब ये एफआरपी क्या होता है, जो शुगर केन मतलब जो गन्ना किसान होते हैं, शुगर केन जो फार्मर्स होते हैं गन्ना किसान, तो वो गन्ने को कहाँ बेचते हैं, शुगर मिल में जाके बेचते हैं, ठीक है। और शुगर मिल में उन्हें जो पे होता है उसे हम एफआरपी यहाँ पे बोल रहे हैं। तो कैबिनेट ने एफआरपी को 10 रुपये से बढ़ा दिया है, 10 रुपीज़ यहाँ पे इंक्रीज़ किया है, और अब जो एफआरपी होगी शुगर केन के लिए वो 315 रुपये 315 रुपी पर क्विंटल होगी फॉर द 2023-24 सीजन, जो कि स्टार्ट हो जाएगा अक्टूबर से। एफआरपी इज अ मिनिमम प्राइस दैट मिल्स हैव टू पे शुगर केन ग्रोअर्स। बेसिकली इसका मकसद क्या है, इसका मकसद है फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करना, ठीक है। और कौन डिसाइड करता है कि एफआरपी को बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, तो ये गवर्नमेंट बेस्ड यहाँ पे एक कमेटी होती है जिसको हम CACP मतलब कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस है, ये कमेटी यहाँ पे रिकमेंड करती है, और उसकी रिकमेंडेशन को मानना या ना मानना कैबिनेट कमेटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और बातें यहाँ पे आप देख सकते हैं। 2013-14 में जो एफआरपी था वो आपका 210 रुपये 210 था। 2022-23 में 305 था, इसको 10 रुपये से बढ़ा दिया है और 315 315 कर दिया है। इंडिया इज नाउ प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन द ग्लोबल शुगर इकोनॉमी। भारत जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है शुगर का इन द वर्ल्ड में, ठीक है। 2021-2022 में इंडिया बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, और ऐसा बोला जा रहा है कि 25-26 तक भारत जो है वो थर्ड लार्जेस्ट एथेनॉल प्रोड्यूसिंग कंट्री भी बन जाएगा। नेक्स्ट है, इसी मीटिंग में एक और फैसला लिया गया। इसी मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर की परमिशन के बाद एक बिल को अप्रूव किया गया है जिसको बहुत जल्दी पार्लियामेंट में भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होने के बाद लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बाद फिर ये बिल एक्ट बन जाएगा। हम बात करने वाले हैं कैबिनेट अप्रूव इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023। तो यहाँ पे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 को अप्रूव कर दिया है कैबिनेट कमेटी की मीटिंग में, जिसको चेयर कर रहे थे नरेंद्र मोदी, ठीक है। और इसको बहुत जल्दी पार्लियामेंट में ला रहे हैं। अब अगर इस बिल के बारे में बात करते तो इस बिल की मदद से NRF को सेटअप किया जाएगा। अब व्हाट इज़ द NRF? NRF का मतलब है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो हमारी कंट्री में NRF बनाया जाएगा, मतलब नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारे R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। अलग अलग यूनिवर्सिटी, कॉलेज, रिसर्च इंस्टीट्यूट, लेबोरेटरी इन इंडिया सभी के लिए इम्पॉर्टेंट ये होगा। इसके लिए जो टोटल कॉस्ट रखा जा रहा है वो 50,000 करोड़ रुपीस प्रोजेक्ट किए गए हैं फॉर द 5 years 2023 से 28 तक के लिए, ओके। NRF के अगर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की जाए तो इसमें कहा गया है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी NRF की वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब DST के अंदर होगा। एक गवर्निंग बोर्ड यहाँ पे होगा जिसमें कई सारे रिसर्चर्स एंड प्रोफेशनल्स होंगे जिनको R&D के बारे में, रिसर्च के बारे में काफ़ी अनुभव है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर विल सर्व एज द एक्स ऑफिसो प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड। तो प्रेसिडेंट जो मतलब प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड, एक्स ऑफिसो प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड प्राइम मिनिस्टर होंगे, और जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी संभालते हैं एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, ये दोनों एक्स ऑफिसो वाइस प्रेसिडेंट भी होंगे। एक्स ऑफिसो का ये मतलब होता है जब तक वो अपने पद पर है। हो सकता है 2024 में इलेक्शन हो जाए, हो सकता है प्राइम मिनिस्टर बदल जाए, हो सकता है एजुकेशन मिनिस्टर बदल जाए, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसी और के हाथों में चला जाए, कुछ भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे लिख दिया जाता है एक्स ऑफिसो, मतलब जो पद पे रहेगा वही व्यक्ति यहाँ पे सर्व करेगा, ठीक है ना। तो प्राइम मिनिस्टर विल सर्व एज अ एक्स ऑफिसो प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड, एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन विल एक्ट एज अ एक्स ऑफिसो वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को चेयर करेंगे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करते हैं। मकसद आपको समझ में आ गया है, गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट, रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्री, एकेडमी के सेक्टर को फोकस करना एंड रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन को भारत में प्रमोट करना, इसका NRF का मकसद होगा। मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि फर्स्ट एडिशन होने जा रहा है वीमेंस कबड्डी का। तो वीमेंस कबड्डी लीग फाइनली कंक्लूड हो गई है और दुबई में ही होस्ट की जा रही थी। कई सारी टीम्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। फाइनल जो मैच खेला गया वो कोलकाता और पंजाब पैंथर के बीच में खेला गया। तो
तो पंजाब पैंथर वर्सेस उमा कोलकाता के बीच में फाइनल मैच हुआ। ये वर्ल्ड का पहला इंटरनेशनल वीमेंस कबड्डी लीग था जो कि दुबई में क्रिएट किया गया था, दुबई में आयोजित किया गया था। कहाँ पे हुआ था? सवाब अल अहली स्पोर्ट्स क्लब में इसका आयोजन किया गया था और यहाँ पे जो कोलकाता की टीम है वो इस टूर्नामेंट को जीत गई है। नेक्स्ट न्यूज़ है फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023। तो कई सारे आप लोगों ने सुना होगा कि फुटबॉल क्लब होते हैं जैसे कि मैनचेस्टर है, रियल मैड्रिड है, एट्सेट्रा। तो इन सारे क्लब्स का भी आपस में मैच होता है जिसको हमने नाम दिया है फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023। इसको होस्ट करेगा सऊदी अरेबिया, जेदा सिटी ऑफ सऊदी अरेबिया में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये जो टूर्नामेंट है वो किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम एंड प्रिंस अब्दुल्ला अल फैजल स्टेडियम में खेला जाएगा। ठीक है, सऊदी अरेबिया इसके अलावा 2027 का एशियन कप भी होस्ट करेगा। ओके, तो फिलहाल के लिए इतनी जानकारी। अंत में बात करते हैं व्हाट इज अ वाटरमेलन स्नो। वाटरमेलन स्नो का क्या मतलब है? क्या वाटरमेलन जैसी दिखाई देती है? हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं पिंक और रेड कलर की आपको ये स्नो दिखाई देगी। ये एक नेचुरल फिनोमिना है, मतलब एक प्राकृतिक घटना है। ये जनरली जो स्नो माउंटेन रीजन होते हैं जहाँ जो हमारे पर्वत या माउंटेन है बर्फ़ से ढके होते हैं, जहाँ पे अक्सर स्नोफॉल होता है, वहाँ पर ये घटना देखी जाती है। और ये जो वाटरमेलन स्नो है इसका मेन रीज़न होता है एल्गी। एल्गी मतलब होता है शैवाल, और वो भी कौन सी एल्गी? ग्रीन एल्गी का जब ब्लूम होता है, ग्रीन एल्गी का ब्लूम होने पर आपको ये फिनोमिना देखने को मिलता है। और उस ग्रीन एल्गी को हम बोल रहे हैं यहाँ पे चेल्मेडोमोनास निवेलिस। ठीक है, चेल्मेडोमोनास निवेलिस इस ग्रीन एल्गी का नाम है। बेसिकली ये एल्गी जो है वो बहुत ठंडे एनवायरनमेंट पे, एक स्नोई एनवायरनमेंट पे रह रही है। ठीक है, और जब इतनी कंडीशन इतनी ख़राब हो जाती है, और आप देख सकते हैं इसके अंदर एक सेकेंडरी पेगमेंट भी होता है, तो जो सूरज से आने वाली, सन से आने वाली यूवी लाइट को इन एल्गी से प्रोटेक्ट करता है। तो जब सन की यूवी लाइट इस पर पड़ती है तो इसका जो सेकेंडरी पेगमेंट है वो एक्टिवेट हो जाता है और एल्गी के जो डीएनए हैं, इसके जो ऑर्गेनल्स हैं, उनको यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करता है। और सनलाइट के रिफ्लेक्शन के कारण आप देखेंगे जो सेकेंड पिगमेंट एक्टिव हुआ है तो स्नो आपको उस कलर की दिखाई देने लगती, क्योंकि बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा ये ग्रीन एल्गी ब्लूम है तो बर्फ़ का कलर तो ग्रीन होना चाहिए, यहाँ पे रेड एंड पिंक क्यों हो रहा है? क्योंकि एल्गी में एक सेकेंड पिगमेंट भी है जो कि रेड और पिंक कलर का है, और जब यूवी लाइट्स पड़ रही है तो ये पिगमेंट एक्टिवेट हो रहा है और एल्गी के डीएनए और ऑर्गेनल्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसलिए यहाँ पे आपको ये वाटरमेलन स्नो देखने को मिलता है। ये जनरली फिनोमिना एक नेचुरल फिनोमिना है जो कि स्नोई माउंटेन रीजन में शैवाल के कारण, मतलब एल्गी के कारण होता है। ओके, अंत में बात करते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर है कि कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है ना, मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने टीएस सिंहदेव को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया है छत्तीसगढ़ का। बघेल जी तो मुख्यमंत्री हैं ही, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ कौन बन गए हैं? टीएस सिंहदेव बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सीनियर वीमेंस नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप जो कि गुरु नानक स्टेडियम अमृतसर में हुई थी। फाइनल मैच तमिलनाडु और हरियाणा के बीच में खेला गया था और तमिलनाडु जीत गया है। तमिलनाडु जो है वो सीनियर वीमेंस नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप को जीत गया है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन मतलब डॉट ने यहाँ पे 5G एंड बियॉन्ड हैकाथॉन 2023 शुरुआत की है, इसका अनाउंसमेंट किया, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। नेक्स्ट है कोल सेक्रेटरी अमृत लाल मीना ने इनॉग्रेट किया है इंडियन पेविलियन एट द वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस 2023 ऑस्ट्रेलिया। तो वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस कहाँ हो रही है? ऑस्ट्रेलिया में हो रही है। अंत में कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन है जीतेंगे हम, इस कैंपेन को किसने लॉन्च किया है? तो अडानी ग्रुप ने लॉन्च किया है। नंदी पोर्टल को रिसेंटली पुरुषोत्तम रूपाला ने लॉन्च किया था। नंदी का फुल फॉर्म क्या है? नंदी का मतलब है एनओसी अप्रूवल फॉर न्यू ड्रग्स एंड इनोक्यूलेशन सिस्टम। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट बैठ रहा है। नेक्स्ट है खर्ची पूजा कहाँ पर सेलिब्रेट की गई? तो आंसर हो जाएगा त्रिपुरा में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है BLR पल्स एप्लीकेशन यहाँ पे कौन से एयरपोर्ट में शुरू किया गया, लॉन्च किया गया? तो आंसर जाएगा कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में।
नेक्स्ट है S&P ग्लोबल रेटिंग के अकॉर्डिंग भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए क्या रहेगी? तो 6% रहेगी। ऑप्शन ए। रजत वर्मा को किस बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है? तो DBS बैंक इंडिया का। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। Who has been appointed as the new director of Outer Space Affairs of the United Nations? आंसर है आरती होला मैनी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। द योगा सूत्रा फॉर चिल्ड्रन, इस बुक की ऑथर कौन है? लेखिका कौन है या लेखक कौन है? अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, जुम्पा लहरी या फिर रूपा पाई? जो भी सही आंसर होगा वो आप हमें कमेंट में देना, रिप्लाई भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। ओके, सो बाकी सारी बातें हम कल के सेशन में करते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।